एक तरफ राहुल जी कहते हैं ये न्याय यात्रा है, दूसरी तरफ कहते हैं ये भारत जोड़ो यात्रा है, और तीसरी तरफ उनकी पार्टी का सांसद पार्लियामेंट में क्या कहते हैं कि साउथ इंडिया को अलग कर दिया जाए, भारत से एक अलग देश बना दिया जाए। तो ये भारत जोड़ो यात्रा है या भारत तोड़ो यात्रा है? उन्हें तो नफरत और मोहब्बत में फर्क ही नहीं पता। जिस व्यक्ति को इसका फर्क नहीं पता होगा तभी तो उनकी पार्टी के सांसद इस देश को तोड़ने की बात करते हैं, जोड़ने के बजाय। अगर नेता ही कानून का इस तरह से उल्लंघन करेंगे तो फिर आम आदमी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? वो कहेगा यार नेताओं के लिए तो कोई कानून नहीं है, हम शरीफ आदमी है, गरीब आदमी है, हमें कैसे भी रगड़ दो। जब गठबंधन में आपस में अपने घटक दल ये कहें कि फलां घमंडी है मैं ठीक हूँ, तो फिर तो कोई ठीक नहीं है। गठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। वो महागठबंधन पूरी तरह से टूट चुका है। कांग्रेस के लिए जो घोड़ा है वो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए क्षेत्रीय दल घोड़ा है, कांग्रेस तो गधा है। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। 2024 का चुनाव नजदीक है। मोदी वर्सेस महागठबंधन का चुनाव जो बन रहा था, लेकिन चुनाव से पहले ही अगर गठबंधन बिखरता हुआ दिखाई देता है तो इसका असर 2024 में क्या होगा, आज इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, थोड़ा विस्तार से बातचीत करेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ में मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज शर्मा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। सबसे पहले महागठबंधन की वर्तमान स्थिति क्या देखते हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक है, कभी भी घोषणा हो सकती है। नहीं, चुनाव तो समय पर होगा ही और चुनाव को समय पर होना भी चाहिए। और जहाँ तक महागठबंधन का सवाल है तो महागठबंधन की स्थिति इस वक्त बहुत ही खराब है। महागठबंधन वास्तविकता में अगर सच्चाई में मैं कहूँ तो महागठबंधन जो है ना अपने अंतिम समय में है और वेंटिलेटर पर है, उसे सांस नहीं ले पा रहा है, सांस आने में दिक्कत हो रही है। तो ये ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी क्या? बिल्कुल ओबियसली वेंटिलेटर पर है महागठबंधन। आप स्थिति देखिए ना कि जिन्होंने इस महागठबंधन को बनाया वही महागठबंधन से चले गए, तो आप क्या कहेंगे कि अपने अंतिम समय में अपनी सांसें पूरी कर रहा है गठबंधन आज। लेकिन नीतीश बाबू, अक्सर उन पर आरोप लगते हैं कि उन्होंने 9वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ली है, उनको नाम दिया गया पलटू राम, लेकिन पलटू राम की यह जो पलटबाजी है इस बार कितनी कारगर सिद्ध होगी उनके लिए? देखो, देर आए दुरुस्त आए, कहते हैं ना, एक कहावत है कि सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तो उन्होंने घर वापसी की है, अपने घर वापस आ गए, जिस घर में थे, जिस घर से थे उस घर में वापस आ गए। तो इसमें किस बात की पलटी? नेचुरली तो वो भैया घर है उनका, वापसी की है उन्होंने। लेकिन उससे बड़ी बात ये कि जैसे ही जब नीतीश बाबू इधर आते हैं तो क्या देखते हैं कि यह मोदी शाह का एक मास्टर स्ट्रोक है या फिर राहुल गांधी को एक बड़ा झटका? नहीं, देखो, नीतीश जी ने तो अपना घर वापसी की है, और राहुल गांधी अगर उनको लगता है कि नीतीश जी उनके थे या उन्हीं के लिए काम करेंगे तो ये राहुल जी का अपना एक भूल हो सकता है, क्योंकि ये सारे लोग बड़े अपने एम्बिशंस के साथ खड़े हुए थे। राहुल गांधी जी को आज भी लग रहा है कि उन्हें जैसे प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। तो अगर आप जब आप किसी लालच के साथ कोई काम करते हैं तो उसमें तो झटके ही लगते हैं, लालच तो पूरा नहीं होता। देखिए, आज भी कुछ लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि मोदी शाह ने यह बहुत बड़ी भूल की है नीतीश कुमार को अपने एनडीए का घटक बना करके। आपको लगता है कि भूल है? नहीं, देखो, नीतीश बाबू ने तो अपना घर वापसी की है, वो अपने घर वापस आए, देर आए दुरुस्त आए, मैंने अभी ये बात कही। और ये मोदी शाह की भूल नहीं है, ये तो उन्होंने, मेरी नज़र से मुझे ऐसा लगता है कि मोदी शाह नीतीश बाबू के साथ मिलकर बिहार में एक बार पुनः 2019 के लोकसभा इलेक्शन को दोहराएंगे और 39 सीटें जीतकर वापस आएंगे। ऐसा लगता है आपको? डेफिनेट ऐसा लगता नहीं, ऐसा ही होगा। देखिए, एक हम देखें, अगर थोड़ा विस्तार से हम देखें कि महागठबंधन में सबसे ज़्यादा जो 3 एक बड़े चेहरे हैं, जिसमें शरद पवार का अगर नाम लें, ममता बनर्जी का नाम लें, और इधर बात करें नीतीश कुमार की, तीनों ही बिखराव के दौर में हैं। देखिए, ममता बनर्जी तो ममता दीदी हैं। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि भाई मैं 2 सीट से ज़्यादा कांग्रेस को नहीं दे सकती। अकेले लड़ेंगी भी घोषणा? मैं अकेले लड़ लूंगी, बट 2 सीट से ज़्यादा कांग्रेस को नहीं दे सकती। कांग्रेस पागल हो गई है, कांग्रेस घमंडी है। तो जब गठबंधन में आपस में अपने घटक दल ये कहें कि फलां घमंडी है मैं ठीक हूँ, तो फिर तो कोई ठीक नहीं है। गठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। वो महागठबंधन पूरी तरह से टूट चुका है, पूरी तरह से बिखर चुका है। आप यूपी का हाल देखिए, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि भाई हम 10 सीट से ज़्यादा कांग्रेस को नहीं दे सकते, क्योंकि कांग्रेस हमें जिताए वो घोड़ा नहीं है।
कांग्रेस के लिए जो घोड़ा है वो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए क्षेत्रीय दल घोड़ा है, कांग्रेस तो गधा है। तो गधे पे दाव नहीं खेला जाएगा, दाव तो घोड़े पे खेला जाएगा। इसीलिए ममता दीदी कहती हैं कि मैं 2 सीट दूंगी, बाकी पे मैं लड़ूंगी क्योंकि मैं घोड़ा हूं। ऐसे ही अखिलेश कहते हैं कि भैया यहाँ तो क्षेत्रीय दलों की ताकत है, क्षेत्रीय दल घोड़े की तरह दौड़ रहे हैं, कांग्रेस तो गधे की तरह रेंग रही है, तो इसे तो 1-2 सीट दे दो, इससे इसका गुजारा हो जाएगा। तो क्या आज ये साबित हो गया है, जब दूसरी बार पटना में इनकी जो बैठक हुई थी, दूसरी जो बैठक जो महागठबंधन की हुई थी, तो उस समय मोदी ने कहा था कि ये गठबंधन नहीं मंडिया गठबंधन है, तो आज ये साबित हो गया है? नहीं, ये सत्य वचन था मोदी जी का। घमंडिया गठबंधन ही तो है। वहाँ जब एक दूसरे पर 26 घटक दल जब एक दूसरे पर ये आरोप लगा रहे हैं कि ये घमंडी है, ये घमंडी है, मैं नहीं, मैं ठीक हूँ, तो एक दूसरे को घमंडी बता रहे हैं, तो 26 के 26 घमंडी हो गए ना। लेकिन 2024 कितना आसान है, क्योंकि आज भी राहुल गांधी न्याय यात्रा में लगे हुए हैं और लगातार पैदल चल रहे हैं 2024 को ध्यान में रख करके। न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, यही है ना राहुल जी का बयान। एक तरफ राहुल जी कहते हैं ये न्याय यात्रा है, दूसरी तरफ कहते हैं ये भारत जोड़ो यात्रा है, और तीसरी तरफ उनकी पार्टी का सांसद पार्लियामेंट में क्या कहते हैं कि साउथ इंडिया को अलग कर दिया जाए, भारत से एक अलग देश बना दिया जाए। तो ये भारत जोड़ो यात्रा है या भारत तोड़ो यात्रा है? पहले राहुल जी अपनी पार्टी को तो जोड़ लें, भारत को तो जब जोड़ेंगे। उनकी तो पार्टी बिखरी हुई है, उनके तो सांसद उनके कहने के हिसाब से एक्ट नहीं करते। तो ये देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं, केवल देश ही नहीं, पूरा जो पृथ्वी है वो हमारा परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम का नारा देते हैं। और ऐसे में संसद, एक जो कांग्रेस का सांसद है, उस संसद में खड़े होकर के ये कहता हो कि हम अलग उसकी मांग करेंगे, देश की मांग करेंगे। अरे यही तो कांग्रेस का कल्चर है, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो, ये कांग्रेस का कल्चर है। कांग्रेस ने तोड़ा है देश को। ये कांग्रेस की ही देन है कि देश आज 100 साल पीछे चला गया। ये बात हम फक्र से कहते हैं कि इस देश को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा लीडर मिला, और उसने इस देश को शान से जीना सिखाया, आंखों में आंखें डाल के बात करना सिखाया, सीना ठोक के ढोकलाम में चाइना को ठोकना सिखाया। अगर ये राहुल जी होते ना, तो हम चाइना में ठोक नहीं रहे होते, ढोकलाम पे हम ठुक रहे होते। तो राहुल जी पर कुछ बचा ही नहीं, राहुल जी का कुछ है ही नहीं, अता पता नहीं उन्हें। लेकिन 56 इंच का सीना जब एक बार कहा था मोदी जी ने, जब सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तो लोगों ने मजाक उड़ाया था, लेकिन आज दिखाई दे रहा है उसका असर। देखो, ये वही 56 इंच का सीना है जिसकी वजह से भारत सर्वश्रेष्ठ होगा, जिसकी वजह से भारत विश्व गुरु होगा, और जिसकी वजह से ये भारत उत्कृष्ट होगा। ये उसी 56 इंची के सीने का कमाल है, ये उसके विजन का कमाल है, ये उसके पैशन का कमाल है, ये इसके कर्तव्यनिष्ठ होने का कमाल है। लेकिन इस समय इससे पहले जब भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने निकाली थी, तो उन्होंने एक बात कही थी कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। लेकिन आज उनका सांसद संसद में खड़े होकर के देश तोड़ने का एक भविष्य का वो दिखाता है कि जो सपना वो देख रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी की चुप्पी क्या कहती है? जिसे वो नफ़रत का बाजार कहते हैं या मोहब्बत की दुकान कहते हैं, उन्हें तो नफ़रत और मोहब्बत में फ़र्क ही नहीं पता। जिस व्यक्ति को इसका फ़र्क नहीं पता होगा, तभी तो उनकी पार्टी के सांसद इस देश को तोड़ने की बात करते हैं, जोड़ने के बजाय। तभी तो इस पार्टी के सांसद ये कहते हैं कि हमें कम पैसा मिला, उसकी खुद की वर्थ देखिए 350 करोड़। तो उस पार्टी के सांसद के घरों पे अगर छापे मारे जाएंगे ना, तो ईडी से इतना धन निकालेगी कि इन्हें पता नहीं चलेगा कि ये हो क्या रहा है। फिर कहेंगे कि ईडी हमारे घर आ गई। अरे वो तो आएगी जब गलत काम करोगे। तो कुछ सही करो ना, देश के लिए करो ना, राष्ट्रभक्ति करो ना, देशभक्ति करो ना, वो इन्हें आती नहीं। लेकिन आज भी वो तो सवाल खड़े कर रहे हैं ना कि मोदी सरकार चुनाव जीतने के लिए ईडी का सहारा ले रही है। विपक्ष का नेता कोई भी हो, लेकिन उसके घर ईडी पहुंच जा रही है। भाई साहब एक बात बताइए, अभी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की बात आप कर रहे हैं, मैं समझ गया। उनके घर से 40-50 लाख मिल गए, ये क्यों, कैसे? इतने पैसे की क्या आवश्यकता है? कहीं कोई आवश्यकता है? नहीं। वो इंडिया गठबंधन के घटक हैं।
कौन से ईडी के संबंध पे अपियर होते हैं? 8वें 10वें पे। केजरीवाल साहब हैं 7-8 ईडी के संबंध उन्हें भी जा चुके, लालू जी के यहाँ भी जा चुके। तो आप एक बात बताइए, ये रूल ऑफ लॉ है इस देश में? इस देश में विधि का शासन है। जहाँ विधि का शासन हो और उसके बड़े बड़े नेता जो खुद को ईमानदार कहते हों, वो अगर इस तरह से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के सम्मन्स का उल्लंघन करते हों, डिसओबे करते हों, तो तुम सत्य कर रहे हो और तुम सही हो तो जाओ और अपनी बात कहो और ख़त्म। वो तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं ना। आप फंसोगे कब, आप अरेस्ट कब होगे? जब आपने कुछ गलत किया होगा, जब कुछ इन्वेस्टिगेशन में गलत आएगा। गलत नहीं आएगा तो आपको डर कैसा? आप जा क्यों नहीं रहे? आप पेश क्यों नहीं हो रहे ईडी के सामने? केजरीवाल तो कह रहे हैं ना, ये सब नौटंकी है, दिखावा है, बिना किसी सबूत के आधार पर लगातार सम्मन भेजे जा रहे हैं। सम्मन गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। आप अपनी बात कह दो और उसे गलत प्रूव कर दो, इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर कल को आपके, मेरे या किसी सामान्य व्यक्ति के खिलाफ कोई केस रजिस्टर होता है तो क्या उसका एक्विटल नहीं होता? क्या सबका कन्विक्शन हो जाता है? ऐसा तो नहीं होता। जो सही पाए जाते हैं वो निर्दोष साबित किए जाते हैं, कोर्ट से भी बरी होते हैं। तो सम्मन आया है, सही आया है, गलत आया है, अपनी बात कह दो और कहो कि भाई ये सम्मन गलत है, ये देखिए इस बात के तो प्रूफ ही नहीं है। तो जब जिसके खिलाफ एलिगेशन आता है तो उसकी ये जिम्मेदारी है ना कि उन एलिगेशंस को गलत प्रूव करें। तो केजरीवाल साहब उन एलिगेशंस को गलत प्रूव कर दें, खत्म। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अरविंद केजरीवाल को उस गिरफ्तारी का डर हो जो हेमंत सोरेन के साथ में हुई है? देखो, आपने गलत किया है तो गिरफ्तार होंगे, गलत किया है तो डर भी होगा, जेल भी जाएंगे। ऑब्वियसली जेल जाएंगे। रूल ऑफ लॉ है, विधि का शासन है। वो मेरे आपके लिए, सीएम के लिए, पीएम के लिए, सबके लिए एक जैसा है। कानून है, कानून अपना काम करता है। आप कानून के काम में अगर रास्ते रोड़ा बनेंगे, ऑब्स्टैकल्स लाएंगे, तो फिर तो आप सही नहीं ठहराए जा सकते। कानून का सामना करो, फेस करो, अपनी बात कहो। लेकिन कैसे देखेंगे कि दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में जिसकी सरकार हो और वहाँ पर केजरीवाल सरकार के 3 मंत्री जेल में हो और चौथा बाजी जो बार बार जो भाजपा सरकार कह रही है कि इस बार नंबर अरविंद केजरीवाल का आना है, तो आपको क्या लगता है? वो फिर भी बार बार कह रहे हैं हम कट्टर ईमानदार हैं। देखो, बेईमानी करना, भ्रष्टाचार करना, करप्शन करना और उसके बाद ये कहना कि हम ईमानदार हैं, तो अपने आप से तो कोई कहता नहीं ना कि मैंने गलती की है, मैंने पाप किया है, मैंने करप्शन किया है। ये काम तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का है और जो काम जिसका है उसी को वो काम करने दिया जाए। अगर कोई भी बड़ा नेता इस तरह से किसी भी एजेंसी के सामने नहीं जाएगा किसी भी एलिगेशन पर, तो क्या आप ये कह पाएंगे कि इस देश में विधि का शासन सुस्थापित है? क्या इस देश में रूल ऑफ लॉ है? क्या इस देश की न्यायपालिका है? अगर नेता ही कानून का इस तरह से उल्लंघन करेंगे तो फिर आम आदमी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? वो कहेगा यार नेताओं के लिए तो कोई कानून नहीं है, हम शरीफ आदमी है, गरीब आदमी है, हमें कैसे भी रगड़ दो। तो केजरीवाल साहब जैसे लोग देश की जनता को गलत मैसेज दे रहे हैं। उन्हें सही मैसेज देने के लिए आराम से ईडी के सामने जाना चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए और बताना चाहिए कि मैं निर्दोष हूँ, तो वो निर्दोष साबित करेंगे। कोई ज़बरदस्ती थोड़ा ही नहीं है, गलत तरीके से कोई किसी को नहीं फंसा देता। आपको क्यों नहीं आया ईडी का सम्मन? मुझे क्यों नहीं आया? किसी और को क्यों नहीं आया? उन्हीं के पास क्यों गया? हो सकता है कुछ किया होगा या एलिगेशन आया है, प्राइमरी स्टेज है इन्वेस्टिगेशन की, तो प्राइमरी स्टेज से बाहर आने के लिए तो उसका इन्वेस्टिगेट होना आवश्यक है ना। देखिए, एक फिर वही आते हैं घूम के महागठबंधन पर, इंडी गठबंधन पर। तो कैसे देखते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो उस गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं, वो कहते हैं कि अगर तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो इस देश से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, चुनाव कराना और होना भी बंद हो जाएगा। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात उन्होंने कही है। ये देश लोकतंत्र से ही चलता है और पिछले 70 सालों से जब कांग्रेस की सरकारें थीं, क्या तब लोकतंत्र खत्म हो गया जो आज हो जाएगा? 2 बार मोदी जी इलेक्ट हुए हैं, निर्वाचित हुए हैं, प्रधानमंत्री बने, तो क्या लोकतंत्र नहीं था? लोकतंत्र से ही बने हैं। तीसरी बार भी अगर बनेंगे तो सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र से ही बनेंगे। तो ये लोकतंत्र की पराकाष्ठा है और ये देश मोदी जी पर भरोसा करता है और उस भरोसे की जो लिमिट है
जो लोगों के मन में, जो जहन में, जो उनके मस्तिष्क में बसा हुआ है कि वो मोदी को मोदी नहीं एक महामानव के तौर पर देखते हैं। ये कहते हैं यही वो मानव है जो इस देश को उत्कृष्टता की तरफ लेके जाएगा। लगता है कि आपको विपक्ष के पास में इतने लंबे समय से कोई मुद्दा नहीं बचा है कि 2024 में आखिर मोदी सरकार को कैसे पटकनी दी जाए? क्योंकि हम देखते हैं जब भी कोई सवाल खड़े होते हैं तो केवल दो चीज़ें होती हैं विपक्ष के पास में, पहला ईवीएम और दूसरा ईडी। देखो, विपक्ष के पास मुद्दा नहीं, विपक्ष के पास विचार नहीं बचा है जिसे वो लेके पब्लिक में जा पाएँ, जनता में लेके जा पाएँ और ये कहें कि ये विचार गलत है, ये विचार सही है, इन्होंने ये करप्शन किया। देखो, सरकार के 5 सालों के कामों की जो अकाउंटेबिलिटी है, जो उसका लेखा जोखा है, वो जनता के पास होता है। ऐसा तो नहीं कि मोदी जी के सारे सांसद इलेक्शन जीत जाते हैं, कुछ सांसद इलेक्शन हारते भी हैं। तो ये जो जनता है ये व्यक्ति वाइज भी अकाउंट रखती है कि कौन व्यक्ति क्या है और कैसे काम करता है, क्या हमें उसे जिताना है, क्या उसे हमें नहीं जिताना है। रही बात ईडी और ईवीएम की, तो आप देखो हिमाचल में सरकार आई ना कांग्रेस की, बेंगलोर में सरकार आई ना कर्नाटका में कांग्रेस की, कैसे आ गई? अगर ईवीएम से होता, अगर ईवीएम में कुछ भी किया जा सकता तो कांग्रेस की सरकारें कैसे आती हैं? नहीं आती। या ममता दीदी की सरकार है ना बंगाल में, कैसे आती? उसी ईवीएम से ही आई ना। तो वहां ईवीएम सही है, यूपी में ईवीएम गलत है। ये तो कोई बात ही नहीं हुई, मतलब रेडिकुलस बात हो गई, मजाक जैसी लगती है ये बात। हमने हाल ही में देखा कि जब राम मंदिर उद्घाटन के लिए कांग्रेस नेताओं के पास से निमंत्रण पहुंचा तो उन्होंने ठुकराया। बाद में जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस बात का विरोध किया तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस कार्यकर्ता अगर कोई जाना चाहता है तो जाए। उसमें एक नाम ऐसा जो आचार्य प्रमोद कृष्णम है, वो कार्यक्रम में जाते हैं, उसमें शामिल होते हैं, उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इतना विरोध, ये विरोध देखो, जिसने राम का विरोध किया वो नहीं बचा, चाहे वो रावण था, चाहे वो मेघनाथ था, चाहे वो कुंभकर्ण था, चाहे वो जो भी था। तो राम का विरोध करना तो आपकी उस तुच्छ मानसिकता को दर्शाता है जो सिर्फ राजनीति से प्रेरित है और जो ये बताता है कि आपके जेनेटिक कैरेक्टर में अब सनातनता नहीं बची। आप इतने हाइब्रिडाइज्ड हो चुके हैं कि आपको खुद नहीं पता कि आपके अंदर क्रिश्चियनिटी का जीन्स है या इस्लामियत का जीन्स है या कोई और। एक आखिरी सवाल, न्याय यात्रा जोरों पर है और लगातार राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं। इस न्याय यात्रा से राहुल गांधी को और उसके साथ कांग्रेस को क्या मिलेगा? राहुल गांधी पहले खुद से तो न्याय कर लें या कांग्रेस पार्टी के साथ तो न्याय कर दें, एक एक करके उनके घटक दल। आज आप इसको ऐसे देखिए, ममता दीदी टीएमसी बनाई तो किससे गई? रूट क्या थी? कांग्रेस। शरद पवार ने एनसीपी बनाई, रूट क्या थी? कांग्रेस। पीए संगमा गए, किससे गए? कांग्रेस से। तो आपके आज़ाद गए, गुलाम नबी आज़ाद गए, किससे गए? कांग्रेस से। तो ये सारे के सारे बड़े के बड़े नेता कांग्रेस तोड़कर गए और कांग्रेस को ही ख़त्म कर दिया। आज एक बार फिर से उन्हीं के साथ राहुल गांधी जी महागठबंधन बना के कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे। तो क्या ये नेता राहुल गांधी को पीएम बनाएंगे? राहुल गांधी किसी भ्रम में हैं, किसी मुगालते में जी रहे हैं। उन्हें खुद को ना, खुद का इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए और समझना चाहिए कि क्या वो खुद के साथ न्याय कर पा रहे हैं या खुद को धोखा दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। लेकिन ये निश्चित है, न्याय यात्रा के बीच में कांग्रेस के सांसद ने संसद में खड़े होकर के देश को तोड़ने का बयान दे करके उस यात्रा से कनेक्ट किया है, उसको धूमिल करने का काम किया है जो राहुल गांधी ने इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी।